नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। फ्रेंड्स, आज मैं HFCL पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू या नॉलेज मिल रही है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए डिस्कशन में अब आगे बात करते हैं। टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवे और सिक्योरिटी, इन चार सेक्टर में कंपनी अपने सर्विस को कैटर करती है। गोवा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुरुग्राम और बेंगलुरु, इन चार स्टेट में HFCL के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और 2 एडवांस R&D सेंटर हैं। कंपनी न्यू R&D सेंटर और बिजनेस यूनिट ओपन कर रही है जो कि 5G प्रोडक्ट्स और वाईफाई प्रोडक्ट्स पे डेडिकेटेड रहेगी। साथ ही HTL, जो कि HFCL की सब्सिडरी कंपनी है, वो एरोस्पेस और डिफेंस पे काम कर रही है। कंपनी अपने फ्यूचर्स को गेयर करने के लिए काफ़ी काम कर रही है। कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PLI स्कीम में पार्टिसिपेट कर रही है। कंपनी का ऑर्डर बुक देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कानपुर और आगरा मेट्रो से डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के 260.97 करोड़ के ऑर्डर हैं। L&T, जो कि इंडिया की दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी से IT इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के 800 करोड़ के ऑर्डर हैं। एरोस्पेस और डिफेंस में इंडिया की लीडिंग आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से HTL को ऑर्डर मिले हैं, जो कि HFCL की सब्सिडरी कंपनी है। और तेलंगाना सरकार से ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई के 174.43 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी की क्लाइंट्स के नाम देखें तो जियो, टाटा, एयरटेल, L&T, BSNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, HP, रेलटेल एटसेट्रा। और वहीं HFCL के ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो कंपनी के 30 से ज़्यादा कंट्रियों में है। कनाडा, USA, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, UK, स्पेन, कतर एटसेट्रा। इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें तो इंडिया टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल यूजर कंट्री है, जो कि 1.18 बिलियन टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस के साथ करेंटली 6.5 की इंडिया के GDP में कंट्रीब्यूट कर रही है। और ये उम्मीद किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 6.5% से इंक्रीज होकर 8% हो जाएगी, जिससे HFCL और तेजस नेटवर्क जैसे कंपनी, जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी फायदा मिल सकता है। कंपनी के रिस्क की बात करें तो कंपनी के 2 मेन रिस्क हैं। पहला, क्लाइंट से मिले हुए ऑर्डर को काफ़ी सारे रीजन से टाइम पे कंप्लीट ना करने पे पेनल्टीज लग सकती है। दूसरा, HFCL रॉ मटेरियल्स और गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में डील करता है, जो कि करेंसी फ्लक्चुएशन में आते हैं, जिससे फॉरेक्स में नुकसान देखने मिल सकता है। फ्रेंड्स, आइए अब कंपनी के कुछ इनिशियल रेशियो और फाइनेंशियल रेशियो को भी देख लेते हैं। तो अगर मार्केट कैप देखें तो 8,947 पॉइंट समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। अगर वही इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 9,561 करोड़ का इसका इंटरप्राइज वैल्यू है, जो कि मार्केट कैप से कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। हल्का सही कुछ गैप है, हल्का सही चेंज है। वहीं PE देखें तो 26.6 है। अगर PB देखें तो 4.32 है। और वही बुक वैल्यू देखें तो 16.08 है। तो आप समझ लो कि अभी जो प्राइस चल रहा है आपका पर शेयर का, एक शेयर का जो अभी प्राइस आप जितना पे कर रहे हो, उस हिसाब से अगर देखते हैं तो अभी जो बुक वैल्यू से आपको 4 गुना ज़्यादा प्राइस अभी पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वो चीज़ बता रहा है। PB आपका 4.30, लगभग 4.5 गुना आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अभी पर शेयर। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, जो कि आगे कोई भी स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। वही डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.21% है, जिसे मैं अच्छा गुड कंसीडर नहीं करूँगा, ये काफ़ी एवरेज टू डाउन है। वहीं कैश की बात करें तो 306 समथिंग करोड़ का आपका कैश है कंपनी के पास। वही डेट अगर देखते हैं तो 919 समथिंग 62 कुछ करोड़ का डेट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है और कैश कंपनी के पास काफ़ी कम है। तो अगर देखा जाए तो लगभग जितना कैश है कंपनी के पास में, उससे 3 गुना ज़्यादा डेट है कंपनी पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो देखें तो 41.89% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि इसे एवरेज में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ये चलेगा। EPS की बात करें तो 2.61 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम EPS है। EPS जितना ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात होती है, तो इसे मैं कभी भी अच्छे में कंसीडर नहीं करूँगा। सेल्स ग्रोथ देखें तो 15.21% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3.30% है। ROE देखें तो 13.84% का ROE है, और ROCE देखें तो 19.67% का ROCE है। तो ये दोनों रेशियो को मैं एवरेज में कंसीडर कर सकता हूँ। ये दोनों रेशियो जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये
एवरेज है। सो फ्रेंड्स, आइए अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो नेट सेल देखिए कंपनी का, तो 2017 से लेके 2021 तक मार्च के यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 से 2018 में इंक्रीज हुआ, 19 में फिर से इंक्रीज हुआ, 20 में कम हुआ जो कि पेंडेमिक की वजह से हुआ होगा, डेफिनेटली उसी वजह से हुआ होगा, और 2021 में फिर से ये इंक्रीज हो गया। वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो कि कंपनी के कोर बिजनेस से क्या प्रॉफिट आया कंपनी का, जो भी नेट सेल की जो भी रेवेन्यू जनरेट की है उससे कंपनी को क्या प्रॉफिट आया एक्चुअल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और 2020 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू था कम हुआ, बट फिर भी ये आपका जो प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये इंक्रीज हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि मे भी पहले कुछ पेंडिंग होगा पैसे जो कि 2020 में कंपनी को आया होगा, तो इस वजह से शायद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को अधिक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेट सेल जो है कंपनी का कम होते हुए देखने को मिला था। खैर आगे चलते हैं और फिर से 2021 में देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी को मिला है अपने कोर बिजनेस से। वही अदर इनकम की बात करते हैं तो कंपनी का अदर इनकम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ईयर बाय ईयर, बट 2021 में कम हो गया 2020 से अगर देखते हैं तो। यहाँ पे तो 3 साल यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, बट यहाँ 21 में हल्का कम हुआ है। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ 2 साल तो आपका फिक्स रहा 62 पॉइंट समथिंग करोड़ का, फिर ये भी लगभग उसी के आसपास रहा, बट यहाँ 2019 में ये इंक्रीज हुआ है और 2020 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ और 2021 में फिर से यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फाइनली नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कि कंपनी को फाइनली कितना प्रॉफिट हुआ है ईयर बाय ईयर, तो वो देख ले। तो आपको 2017 में अगर देखते हैं तो 122 समथिंग करोड़ का था, जो कि आपका 18 में फिर से इंक्रीज हुआ प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट, और 2019 में भी इंक्रीज हुआ, 2020 में भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, और 2021 में यहाँ पे फिर से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ईयर बाय ईयर कंपनी अपने जो नेट प्रॉफिट है ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खैर आगे चलते हैं, अब कंपनी के बैलेंस शीट पे एक बार नज़र डालते हैं तो देखते हैं शेयर कैपिटल आपका कंपनी ने ईयर बाय ईयर यहाँ पे तो फिक्स ही रखा है, एक हल्का सा यहाँ पे चेंज आया है, यहाँ पे हल्का सा चेंज आया है, एक यहाँ पे फिक्स रहा। तो शेयर कैपिटल पे तो कुछ खास चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं आया है, जो कि अच्छी बात है। अगर ये इंक्रीज होता है तो इसे नेगेटिव में माना जाता है। टोटल रिजर्व की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। टोटल रिजर्व भी कंपनी के पास होनी चाहिए और इंक्रीज भी होते रहना चाहिए ईयर बाय ईयर। वहीं अगर डेट की बात करते हैं तो कंपनी को यहाँ पर डेट तो यहाँ पर 2017 में आपका 267 समथिंग करोड़ का आपका डेट था, वही 2018 में यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला, 19 में फिर से कम हुआ, 20 में इंक्रीज हो गया और 21 में फिर से इंक्रीज हुआ। बट ये देखने वाली बात है कि डेट आगे कौन सी है, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है कि करंट लायबिलिटीज़ है, तो अब ये देखने वाली बात होगी। तो अगर देखा जाए तो आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज़ देखें तो यहाँ पर डेट आपका काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ईयर बाय ईयर ये कंपनी ने अपने जो लॉन्ग टर्म के जो डेट है उसे कम किए, जो कि अच्छी बात है। कि यहाँ पर 21 में हल्का सा चेंज होता हुआ देखने को मिला है, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट अगर देखा जाए शुरू से 2017 से तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने अपने डेट को कम कर लिया है कंपनी ने। वही करेंट लायबिलिटीज़ की देखें तो यहाँ पर ये काफ़ी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि करेंट लायबिलिटीज़ आपकी छोटी अवधि के लिए होते हैं और छोटी अवधि में कंपनी के पास इंटरेस्ट भी कम पे करने होता है, तो इसलिए उतनी परेशानी की बात नहीं है। पर फिर भी ये तो एक देखा जाए तो परेशानी की बात है कि कर्ज छोटे अवधि पे हो चाहे लंबी अवधि के लिए, कर्ज तो कर्ज होते हैं, कर्ज ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो टोटल लायबिलिटीज़ देख लेते हैं कंपनी का, तो यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज़ कंपनी का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अगर टोटल एसेट्स देखें तो टोटल एसेट्स में कंपनी को ईयर बाय ईयर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स देखते हैं तो देखा जाए तो लगभग इक्वल ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, लगभग सेम ही है। कि मीन्स कंपनी के पास जितने लायबिलिटीज़ में जितने कर्ज है देने को, कंपनी के पास उतने एसेट्स भी हैं टोटल जितने कर्ज है। मीन्स कंपनी चाहे तो अपने पूरे एसेट्स को यूज करके अपने कर्ज को पूरी तरीके से जीरो कर सकती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखने वाली बात होगी कि कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है वो किस टाइप के टोटल एसेट्स हैं। खैर अब आगे चलते हैं।
कंपनी की कैश फ्लो देख लें तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पर कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर 2017 से 18 तो इंक्रीज हुआ, बट 19 में यहाँ पे डाउन चला गया, कम आया है कंपनी को कैश फ्लो। वही 20 में अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को मिला, काफ़ी इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर आपका 21 में देखें तो फिर से ये कम होता हुआ देखने को मिला। अगर नेट कैश फ्लो देखें कि फाइनली कंपनी के पास कितना कैश है, तो देखें तो यहाँ पे 2017 में आपका माइनस में था, फिर 18 में कुछ कैश रहा, फिर माइनस में चला गया, फिर माइनस में, फिर अभी फाइनली 2021 में कुछ कैश है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। माना जाता है कि कैश फ्लो या तो इंक्रीज होता रहे या कम से कम वो अपना फिक्स रहे, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए। तो ये प्लस माइनस अगर इस तरह से कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव आता है कैश फ्लो में, तो उसे एक स्टेबल नहीं माना जाता है। सो फ्रेंड्स, अब कुछ टेक्निकल ग्राफ रिव्यू भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से HFCL का स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे मिला कंटिन्यूअस। आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 दिन, लगभग 6 दिन से आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर अभी कोई यहाँ पे एंट्री करने की सोच रहा है या प्लान कर रहा है इस स्टॉक में, तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि अभी आप यहाँ पर एंट्री ना करें। अभी ये मुझे अच्छा खासा वीकनेस देखने को मिल रहा है, और इसका जो करेक्शन है अभी जो कि ये अपने निफ्टी के साथ अभी कुछ दिन से निफ्टी में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि 500 कुछ 550 पॉइंट का करेक्शन ले चुका है निफ्टी ने कुछ दिनों में, 4-5 दिन में। वही आपको यहाँ भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में आपको कुछ दिन से करेक्शन देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आपको एंट्री करनी है, कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लंबी अवधि में, तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि तकरीबन इस रेंज में आता हुआ देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों में, 10 से 15 दिनों में, कुछ अराउंड में, इतने दिनों में यहाँ पे आने को देखने को मिलेगा ये स्टॉक। तो आप इस रेंज का 50 से 60 रुपये के रेंज का आप वेट करें, देन आप यहाँ पे एंट्री करें। और एंट्री करें तो आप ऐसा ना कि आप अपने पूरे कैपिटल को यहीं पे ही इसी प्राइस के बीच में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, कुछ कैपिटल बचा के रखिएगा। इनकेस अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो देन आपको इस रेंज में 40 के रेंज में भी आप यहाँ पर अपने प्राइस को मीन्स जो भी आपको नुकसान हो रहा हो उसको आप एवरेज कर सको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, अब मैं फाइनली अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, अगर देखा जाए तो कंपनी का अभी जो हालात है, कंपनी की उतनी कुछ खास अच्छी है नहीं। काफ़ी चीज़ें उतनी सही नहीं चल रही है। उसके फाइनेंशियल रेशियो अगर देखते हैं, हाँ एक चीज़ बट ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि इस सेक्टर में जो ये इंडस्ट्री है यहाँ पर अच्छा खासा आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे बूम देखने को मिलेगा, काफ़ी ग्रोथ है इस सेक्टर में। और आप जान ही रहे हो कि अभी ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें कभी रुकने वाली नहीं है, और HFCL भी एक अच्छा अपने सेक्टर में एक अच्छा प्ले रोल करता है, इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है ये। तो देखा जाए तो लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में जा सकते हैं, बट फिलहाल मेरा आपके लिए सजेशन होगा कि आप यहाँ पे अपने पोजीशन को काफ़ी हल्का रखें। आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पे यहाँ पर एंट्री ना रखें, हल्के पोजीशन पे एंट्री करें, जितना आप इसको झेल सके अपने इस नुकसान को। अगर इनकेस बाई चांस नुकसान होता है या फिर कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिलता, तो आपको बाद में जाके कुछ उतना परेशानी ना हो, उतना ही आप यहाँ पे ख़रीदारी करके रखें। और हाँ, जैसे जैसे अगर कंपनी के हालात सुधरते हैं, इसके फाइनेंशियल रेशियो में चेंज आता है, तो देन आप अपने पोर्टफोलियो में अपने इसके क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। खैर वो आपका पर्सनल आप देख लेना कि उसे किस तरह से इसे मैनेज करना है। और एक बात फ्रेंड्स, आप कुछ भी इस वीडियो के आधार पे आप बाय या सेल नहीं करेंगे। कुछ भी बाय या सेल करने से पहले आप अपने लेवल पे इसे रिव्यू कर लेंगे, या फिर अपने पर्सनल एडवाइज़र से एडवाइस करके ही कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी छोटी सी कोशिश आपको कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।